गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम अपना प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज़ का पहला टॉपिक देखते हैं, जो कि है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया हमारा टॉपिक। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 35 इयर्स के बाद इंडिया ने चेयरमैनशिप जो है गवर्निंग बॉडी की, जो आईएलओ की, उसको अज्यूम किया है। तो ये इसलिए न्यूज़ में बन जाता है क्योंकि ये इवेंट एक ऑलमोस्ट 35 इयर्स के बाद हो रही है। तो हमको ये देखना चाहिए कि क्या है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले तो आप ये याद रखो कि यूनाइटेड नेशंस के साथ नहीं बना, ये पहले ही बन चुका था लीग ऑफ नेशंस के टाइम पर, ठीक है। 1919 में बन चुका था। और यूनाइटेड नेशंस जब बना तो ऑटोमेटिकली उसके उसमें अज्यूम किया इसने, सबस्यूम हो गया और स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया यूनाइटेड नेशंस की 1946 में। अब ये इसका हेड क्वार्टर जो है वो जिनीवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। ऑब्जेक्टिव इनका क्या है कि वही सब लेबर राइट्स के बारे में बात करते हैं, ये ह्यूमन और लेबर राइट्स और बेसिकली स्टैंडर्ड्स और जो ये फंडामेंटल जो राइट्स एट वर्क, लेबर की कंडीशंस कैसी होंगी, लेबर के क्या क्या राइट्स होते हैं, इस बारे में बात करते हैं ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और ये नोबल पीस प्राइज़ भी जीत चुके हैं इसके लिए 1969 में, ठीक है। अब ये डिसेंट वर्क, जस्टिस फॉर वर्कर्स, ये सब जो इनके फंक्शंस हैं उसके लिए इनको नोबल पीस प्राइज़ मिला है 1969 में, ठीक है। अब हम क्योंकि ये गवर्निंग बॉडी जो है वो न्यूज़ में चल रही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो आईएलओ की गवर्निंग बॉडी ही होती है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है आईएलओ की, ठीक है। अब ये 3 टाइम्स मिलती है जिनीवा में इनके हेडक्वार्टर्स में। अब पॉलिसी डिसीजंस जितने भी आईएलओ के हैं वो बेसिकली ये गवर्निंग बॉडी लेती है। तो इंडिया जब इसका चेयरमैनशिप अज्यूम करेगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पर पहुंच गया है, समझ लो, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, और इसकी कमेटीज़ होती हैं तरह तरह की, मेजर इंडस्ट्रीज़ का पार्ट होती हैं ताकि पॉलिसी डिसीजंस लेने में हेल्प करती हैं। जो अब ये किन चीज़ों को के ऊपर और भी जो कमेटीज़ इनकी होती हैं वो किन चीज़ों पर बनी होती हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आप पीडीएफ में से प्रॉपरली पढ़ लेना इसको। ये बेसिकली इसमें कुछ ऐसे हार्ड एंड फास्ट कुछ ऐसा है नहीं जो आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत बेसिक लेवल पर ही है, ठीक है। अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज। अब ये सिस्टम एक बना है एक तरह से, जिसमें इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इंडिया की फ्लैश फ्लड के कंटेक्स्ट में एक साउथ एशियन कंट्रीज़ जितनी हैं, बेसिकली इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान नहीं है, उनको फ्लैश फ्लड की जो वार्निंग्स का एक सिस्टम बना कर दिया है कि उनको थोड़ा सा एक पहले आप गाइड कर दो कि फ्लैश फ्लड्स आने का इवेंट होने वाला है, 6 घंटे या 12 घंटे के बीच के अंदर उनको पहले बता दिया जाए, जिससे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हेल्प हो सके, ठीक है। अब फ्लैश फ्लड्स क्या होती हैं कि सडन एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, फ्लो हो जाना पानी का, जिसकी वजह से मिट्टी धंस जाती है और बाढ़ आ जाती है, और बहुत ज़्यादा उसकी वजह से पानी बह जाता है और बाढ़ आ जाती है, ठीक है। हैवी और एक्सेसिव रेनफॉल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जनरली लेस दैन 6 आवर्स। 6 घंटे के भीतर ही इतनी बारिश हो जाएगी जितनी 2 या 3 दिन में होनी चाहिए, या फिर 20 घंटे 22 घंटे में जितनी बारिश होनी चाहिए वो उतनी बारिश 6 घंटे का टाइम में ही हो जाएगी, ठीक है। अब ये फ्लैश फ्लड्स जो हैं वो क्या सिर्फ बारिश से ही आती हैं? नहीं, ये कभी कभी जैसे अगर डैम में से कुछ फट गया, छोटा कोई डैम फट गया, या कोई मड स्लाइड्स हो गई, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है या हमारी जो लैंड है, अगर वो फट जाता है जिसकी वजह से हमारी ये फ्लड्स आ जाती हैं, तो इसको हम फ्लैश फ्लड्स कहते हैं। कुछ एरियाज़ जो वॉल्केनोज़ के पास हैं वहाँ पर ये फ्लैश फ्लड्स आती हैं क्योंकि इरप्शंस होती हैं वहाँ पर, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से वहाँ की जो लैंड है वो फट जाता है और उसमें उसकी वजह से पानी जो है वो उसमें रिसने लग जाता है और फ्लैश फ्लड्स की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। अब ये सिस्टम जो है हमारा, ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देगा हमारी इन कंट्रीज़ को, और ये फोरकास्ट हमको जैसे मैंने आपको बताया कि ये सॉइल में मॉइस्चर लेवल्स वगैरह को देखेगा और उस एरिया के और बताएगा, और ये बेसिकली हमारे सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू चलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली उनको बताएगा कि आपके एरिया में लाइकलीहुड ऑफ रेनफॉल है, और ये आपके सॉइल मॉइस्चर का ये सिचुएशन है। तो अगर ये रेनफॉल होती है तो आपके यहाँ पर
फ्लैश फ्लड आने का चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी 3-4 कंट्रीज़ जो हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, बेसिकली 5 कंट्रीज़ जो हैं, उनके लिए सिस्टम बनाया गया, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने बनाया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे 2020। अब अक्टूबर 23 को ये स्नो लेपर्ड डे बनाया गया है। अब हमको थोड़ा सा स्नो लेपर्ड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो ये बहुत ही बेसिक लेवल पर है, इसको आपको कुछ समझने का कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पढ़ोगे तो आपको ऐसे समझ आ जाएगा कि ये हमारी जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है स्नो लेपर्ड। और ये अल्पाइन और सब अल्पाइन जोन कौन से होते हैं, 3000 से 4500 मीटर जो से अबव सी लेवल होते हैं, उन एरियाज़ में पाया जाता है स्नो लेपर्ड। और ये लोअर एलिवेशंस में भी मिल सकता है, जैसे आप हिमाचल कभी जाते होगे तो आपको देखा होगा कि कई बार स्नो लेपर्ड जो है वो वहाँ पर भी दिख जाते हैं आपको, इवन इतनी हाइट जहाँ पर नहीं होती, तो ये कई बार लोअर एलिवेशंस तक पर भी आ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली 12 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये मिलते हैं, लेकिन चाइना में ऑलमोस्ट 60% जितने भी स्नो लेपर्ड के हैबिटेट एरियाज़ हैं वर्ल्ड में, ऑलमोस्ट चाइना में 60% सिर्फ चाइना में ही है, ठीक है। इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब इसको और प्रोटेक्शन मिली हुई है अपेंडिक्स 1 में, साइट्स की जो हमारा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उसमें अपेंडिक्स 1 में इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है, जिसके वजह से इसके बॉडी पार्ट्स को ट्रेड नहीं किया जा सकता। जो जिन्होंने इस साइट्स को साइन किया वो सिग्नेटरी कंट्रीज़ इनको इसको प्रोटेक्शन देंगी ताकि इसके बॉडी पार्ट्स में ट्रेड ना हो सके, ठीक है। अब ये न्यूज़ में भी है कि ग्लोबल स्नो लेपर्ड फोरम हुआ था 2013 में, जिसमें बिश्केक डेक्लेरेशन पास की गई थी। बेसिकली उन कंट्रीज़ के बीच में हुआ था जहाँ पर ये स्नो लेपर्ड पाया जाता है, ताकि इस स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। एक और हमारा है ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ये हमारी जो जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं उनकी गवर्नमेंट्स ने, इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर कहा है कि हम लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ स्नो लेपर्ड कैसे इंश्योर करें, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है। अब INS कवारत्ती। कवारत्ती आपको पता है कि हमारे लक्षद्वीप की कैपिटल है, उसके नाम पर ही ये एक कॉर्वेट बनाई गई है, वॉरशिप बनाई गई है, ठीक है। अब कॉर्वेट बनाई गई है। तो कॉर्वेट्स क्या होती हैं, कॉर्वेट्स आपने देखा होगा कि छोटी वॉरशिप्स होती हैं जो हमारी इंडियन नेवी को हेल्प करती हैं, बड़ी वॉरशिप्स को एक तरह से प्रोटेक्शन करती हैं उनकी, एक तरह से, जैसे आपने देखा होगा, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि कॉन्वॉयज़ में जो छोटी छोटी शिप्स चलती हैं जो बड़ी शिप्स के आसपास, उनको हम ये कॉर्वेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट 28 था जिसमें 4 ऐसी इंडिजिनस सब एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो हमारी कॉर्वेट्स बनाने की बात हुई थी, उसमें ये लास्ट बची थी जो कि अब बन गई है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट 28 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसको रिसेंटली अब हमारी जो इंडियन आर्मी चीफ़ याद रखना, आर्मी चीफ़ ने इनको इंडक्ट किया है ईस्टर्न नेवल कमांड में, ठीक है। तो ये INS कवारत्ती के बारे में आपको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है इंडियन नेवी की, प्रोजेक्ट 28 के अंडर बनी है, 90% इसका इंडिजिनस कंटेंट है। और ये लास्ट, आपको जैसा मैंने बताया था कि ये लास्ट है हमारे प्रोजेक्ट 28 की, ये जो अब जिसकी वजह से हमारा भी ये प्रोजेक्ट 28 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये केपेबल किस चीज़ के लिए है, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल एनवायरनमेंट्स में फ़ाइट करने के लिए ये केपेबल है। फ्रंट लाइन वॉरशिप होगी इंडियन नेवी की है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट 28 क्या था, जैसा मैंने आपको बताया कि 4 एंटी सबमरीन वॉरशिप्स बनाने का प्रोजेक्ट था, ये 2003 में पास हुआ था। और 2005 में सबसे पहली INS कमोर्टा बनाई गई थी। अब INS कमोर्टा, INS कदमात, INS कीलतन, ये 3 तो बन चुकी थी 2014, 16 और 17 में। अब ये लास्ट रह गई थी INS कवारत्ती। अब ये 2020 में क्योंकि इसको कंडक्ट कर लिया गया है तो ये प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि लोकलाइजेशन, और हम बनाएं इंडिजिनस कंटेंट से हम अपनी वॉरशिप्स को बनाएं, और जो हमारी, ताकि वॉरशिप की जो इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वो इंडिया में अच्छी तरह से पनप सके, ठीक है। अब ये CPI-IW, अब ये क्या चीज़ होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स का। ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है, क्योंकि इसका गवर्नमेंट ने, हमारी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने इसका बेस ईयर चेंज कर दिया है, 2001 से इसको 2016 कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 साल निकल गए हैं, तो हमारे जो कंजम्पशन पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, लोकल हमारे कंज्यूमर्स का, हमारे लोगों का।
इसमें अब क्या है कि हमारे जो लोग हैं वो हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। 2001 में हमने अपनी जो वेटेज थी वो फूड और बेवरेजेस को ज़्यादा दी हुई थी, लेकिन अब क्योंकि कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग के तरीके हैं वो चेंज हो चुके हैं, तो अपने हेल्थ पे, एजुकेशन पे, रिक्रिएशन पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। अब सिर्फ फूड और बेवरेजेस तक ही सीमित नहीं है कंज्यूमर की स्पेंडिंग। तो इसको हमने अपनी 2016 की इसमें जो हमारे बेस ईयर के चेंज है उसमें इंडेक्स में इसको रिफ्लेक्ट किया है। जैसा कि आप देख सकते हो नीचे इन्फॉर्मेशन में दिया है कि फूड एंड बीवरेजेस का जहाँ पर पहले वेटेज हमने 46% दी हुई थी उसको हमने कम करके अब 39% कर दिया है। और हाउसिंग की जो हमारी वेटेज थी जो 15% के आसपास थी उसको हमने अब 17% कर दिया है। ठीक है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? वो क्या होता है कि कंज्यूमर किस तरह से अपनी स्पेंडिंग कर रहा है उसके बारे में इंडेक्स बनाना, उसकी जिस चीज़ों पर के वो सामान खरीदता है कंज्यूमर, उसका रेट किस तरह से ऊपर हो रहे हैं या नीचे हो रहे हैं। अब द प्राइस लेवल, उस बेसिकली प्राइस लेवल ऑफ अ बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाय हाउस होल्ड्स। जो लोग सामान खरीदते हैं मार्केट में, बेसिकली आप ये देखोगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कि क्या लोग आजकल खरीद रहे हैं, कंज्यूमर खरीद रहे हैं हमारे हाउस होल्ड्स, उसका जो हमको रेट को ट्रैक करने का हमारा ये इंडेक्स बनता है कि कंज्यूमर। अब ये सी पी आई आई डब्ल्यू क्या है, ऐसे 4 इंडेक्स बनाए जाते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, 4 तरह के होते हैं। जैसे सी पी आई आई डब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर्स का एक इंडेक्स है, ऐसे ही एग्रीकल्चरल लेबरर्स का है, फिर एम्प्लॉयर्स का है जो हमारे अर्बन जो नॉन मैनुअल एम्प्लॉयर्स हैं उनका है, फिर हमारे रूरल लेबरर्स का है। ऐसे 4 हमारे टोटल सी पी आई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं। ठीक है। अब ये सी पी आई आई डब्ल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका पहली बात तो बेस ईयर चेंज हो गया, तो मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया है प्रॉपरली कि नाउ रिवाइज टू 2016। क्योंकि इस सी पी आई इंडेक्स जो हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर्स का इंडेक्स होता है, इसके ही बेसिस पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो डियरनेस अलाउंस जो डीए मिलता है हमारे एम्प्लॉयज़ को, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को, वो सी पी आई आई डब्ल्यू के ही बेसिस पर मिलता है। और जो हमारे पे कमीशन जो 7th पे कमीशन या 6th पे कमीशन जो अब 8th पे कमीशन आएगा, वो भी सी पी आई आई डब्ल्यू वो यही देखते हैं ना कि हमारा खर्चा किस तरह का हो रहा है, किस तरह की हम चीज़ों पर खर्चा कर रहे हैं हमारे हाउस होल्ड्स, और जिन चीज़ों पर वो खर्चा कर रहे हैं तो उनके मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं। तो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको कितना पैसा चाहिए होगा अपने घर को चलाने के लिए, उसी के बेसिस पर पे कमीशन आता है। तो पे कमीशन को के लिए ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि वो ऑप्टिमम लेवल की इनकम दे पाएँ हमारे एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। अब ये इसको कंपाइल कौन करता है? क्योंकि ये प्रीलिम्स में बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है लाइन में आपको ऑप्शन में डालकर कि लेबर ब्यूरो इसको कंपाइल करता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है 20th अमेंडमेंट इन श्रीलंका। अब ये श्रीलंका में की पार्लियामेंट ने 20th अमेंडमेंट को पास कर दिया है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी दे दी गई है प्रेसिडेंट को, उसकी पावर को बहुत इन्हांस कर दिया गया है। अब ये टॉपिक मैं आपको इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक आप बहुत ग्रेट डिटेल में पढ़ें, खुद भी इसको पढ़ें, और हमने ये अपनी वीडियो में भी इसको बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से इसको डिस्कस किया है, बहुत ही इलेबोरेट तरीके से इसको डिस्कस किया है। और ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है श्रीलंका में, हमारे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस को भी इससे इम्पैक्ट होगा। तो इसीलिए वो वीडियो हमने जो बनाई है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। तो वो आप ज़रूर देखिएगा, ये आपको पूरा समझ आ जाएगा कि अमेंडमेंट का श्रीलंका में क्या इशू चल रहा है ये, और क्यों इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और इंडिया के इसमें कंसर्न्स क्या हैं। ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में से वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। हम अब मंडे को मिलेंगे, प्रीलिम्स बूस्टर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर, and keep reading and download this file from our Telegram channel. Until then, goodbye.